थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट यूज करेंगे। भाषण के बजाय एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे। रेडी टू रोल? चलो गुड। पीछे काफी नौजवान बैठे हैं। मैं आप सबको थोड़ा सा टाइम मशीन में 10 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। याद करो, हिंदुस्तान में कोई भी बात होती थी 10 साल पहले, उसके साथ एक शब्द जुड़ जाता था, स्कैम। कुछ भी हो, कॉमनवेल्थ हो, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो, कुछ भी चीज हो, उसके साथ एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिसमें देश में, दुनिया में लोगों को अपना सर नीचा करके चलना पड़ता था, शर्म के मारे झुकना पड़ता था। जो इकोनॉमी देश को अटल जी ने 2004 में दी, उस इकोनॉमी को एकदम जर्जर करके रख दिया था 2014 तक। ऐसी परिस्थितियां बन गई, सिचुएशन ऐसी बन गई कि जो देश गौरव से ऊपर उठ रहा था, जो देश मजबूती से आगे जा रहा था, वो देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में आ गया। साथियों, ऐसी परिस्थितियों में इस देश की कमान संभाली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में। एक नया थॉट प्रोसेस लेके आए, सोच में परिवर्तन हुआ, देश का विजन चेंज हुआ, देश में काम करने का तरीका बदला। जो 60 वर्षों तक देश में गरीबों को केवल एक वोट बैंक की तरह माना जाता था, गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, कई सारे स्कीम्स बनाए जाते थे, कुछ तो ऐसी स्कीमें थी IRDP जिसमें लोग बोलते थे कि इतना रुपया तो डुबोना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां थी, उन सब में परिवर्तन लाया गया। गरीबों का एम्पावरमेंट, गरीबों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, एक क्वालिटेटिव चेंज, एक परमानेंट चेंज, इस तरह के प्रोग्राम लाए, इस तरह के कार्यक्रम और उन सबकी डिलीवरी, ग्रास रूट्स पे उनकी डिलीवरी, ये बहुत बड़ा चेंज आया थॉट प्रोसेस में, ये बहुत बड़ा चेंज आया डिलीवरी में। बड़ी से बड़ी आपदा भी आई, उसके ऊपर मोदी जी ने एक फिलॉसफी से काम किया, पाई पाई से गरीब की भलाई, पाई पाई से गरीब की भलाई। एक एक विषय पे, एक एक पॉइंट पे सबसे पहले ध्यान रखा गरीबों का। मैं आपके सामने कई एग्जाम्पल्स रखूंगा। वैक्सीनेशन की बात है, आप याद करो जब चाइना से वायरस की न्यूज आने लगी, सबसे पहला काम किया मोदी जी ने, टास्क फोर्स बनाई कि देखो पुरानी जितनी भी वैक्सीन थी, BCG की हो या कोई भी हो, 40-40, 50-50 साल लग जाते थे हिंदुस्तान में आते आते। वैसी परिस्थितियां इस बार नहीं बननी चाहिए। वैक्सीन लोगों को मिलेगी और वो भी हिंदुस्तान में बनी हुई स्वदेशी वैक्सीन मिलेगी। तैयारी हुई, देश तैयार हुआ, 7 लोग जुट के काम किया और पूरे दुनिया में चर्चित आज 220 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो साथी है आप इस नंबर का अंदाजा लगाओ, 220 करोड़ का मतलब US की पॉपुलेशन, यूरोप की पॉपुलेशन, जापान की पॉपुलेशन, इन तीनों को ऐड कर दो, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको डबल करो, तब जाके ये नंबर आता है। मैसिव वर्क। किसी भी पॉइंट पे आप देखो, गरीबों की जिंदगी में जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है, सबसे पहले आता है अपने घर से। हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर मां का, हर पिता का एक सपना होता है अपना एक घर हो। जैसा भाई अनुराग जी ठाकुर अभी बता रहे थे, एक समय था जब घर लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। आज 3.5 करोड़ से ज्यादा घर दिए जा चुके हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पक्के घर, जिससे कि जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज आया। 3.5 करोड़ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ जापान, दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज द हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है गरीबों के घर में, ग्रामीणों के घर में, हर घर में नल से जल। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भागीरथी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, ऐसा प्रयास जिसके बारे में लोग अगर जब भी कभी बात करते थे कि यार ये ट्राई मत करो, ये सबसे मुश्किल काम है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। लिया उन्होंने हाथ में अपना काम ये, और इस काम को जिस तरीके से अंजाम दिया, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। एक घर में 5 की एवरेज अगर हम ले 60 करोड़, 60 करोड़ का मतलब यूरोप की पॉपुलेशन है करीब 47 करोड़, 50 करोड़। पूरे के पूरे यूरोप को, उसके बराबर की जनसंख्या को हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है 9 वर्षों में। यह होता है क्वालिटेटिव चेंज, यह होता है रियल चेंज। आप सब जानते हैं गांवों में, मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। आप में से कितने लोग गांव में पैदा हुए, देखिए जरा। याद, जो लोग मेरी उम्र के होंगे 50+, वो लोग जानते होंगे कैसे धुएं में, किसने देखा है धुएं, चूल्हा। अरे बाप रे, काफी लोग हैं, देखा है ना कितना डिफिकल्ट होता था। धुआं जोर से ऐसे फूंकते रहो, आग जलेगी चूल्हे में, राइट। कितना मुश्किल होता था। सोचो, वो संवेदना, वो एक भावना, वो एक एम्पैथी, वो एक इंक्लूसिवनेस, वो एक ऐसा डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ, जिस ग्रोथ में एक मां की आंखों में जो जलन होती थी, जो आंसू होते थे, उन आंसू को मोदी जी ने पोंछा उज्ज्वला के माध्यम से, और 9.5 करोड़ गैस सिलेंडर कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। साथियों, कोविड की जब मार आई सारी दुनिया में, मोदी जी ने प्रण लिया, संकल्प लिया कि कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे देश में कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। राशन मंथ आफ्टर मंथ पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहे हैं। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचा रहे। सोचो उसकी कितनी कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स होगी, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, लेकिन ग्राउंड पे डिलीवरी है। 80 करोड़ का मतलब यूरोप से ऑलमोस्ट 1.5 गुने से ज्यादा। ये मैग्नीट्यूड है काम का, ये मैग्नीट्यूड है 9 वर्षों में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने का। टॉयलेट्स का प्रोग्राम, आपने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जाके, लाल किले के भाषण में कभी भी उन फंडामेंटल बेसिक पॉइंट्स जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रमाण होती है, कभी नहीं की थी। मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि हर घर में शौचालय का निर्माण होगा, इज्जत घर का निर्माण होगा। और जो टॉयलेट्स बनाने का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, माओं की सेफ्टी बढ़ी, इज्जत बढ़ी, और जो असॉल्ट्स होते थे बहनों और बेटियों पे 50, 60, 70, 80% कम हुए, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट। बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आया लोगों की जिंदगी में। ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें, मात्र 39% हाउसेज में टॉयलेट्स होते थे, आज 100%। एक साधारण परिवार में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ केयर की। मोदी जी ने उस जरूरत को समझा और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाया, आयुष्मान भारत। अब उसका डिजिटल वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। आयुष्मान भारत में 5 लाख से ज्यादा की मुफ्त इलाज की सुविधा। और कई जगह हमारे प्रतिपक्षी, कई जगह हमारी ऑपोजिशन इसको पचा नहीं पाई, तो उन्होंने या तो अपने इसी कार्यक्रम को दूसरे नाम से किया, या फिर आयुष्मान लागू नहीं करना है। ये जमीन तक पहुंचने वाले प्रोग्राम का इम्पैक्ट
जो लोगों ने फील किया और जो डिजिटल, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते थे, उन लोगों ने भी इसको माना कि सबसे बड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ आयुष्मान भारत के द्वारा हुई है। हर एक स्टेप पे इंटरवेंशन इस तरह के जिससे कि लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। जन औषधि केंद्र से जेनेरिक दवाइयां जो कि सस्ते में मिल सके, एक ऐसे तरीके से सोचा जिससे कि लोगों को बड़े आराम से मुफ्त में इलाज मिल सके, आयुष्मान भारत। सैनिटरी पैड की बात लोग शर्माते थे, घबराते थे कि कौन बात करे। मोदी जी ने लाल किले से ये निर्णय लिया और 1 रुपए में सैनिटरी पैड पहुंचाया महिलाओं तक। मैं साथियों बात करूंगा किसानों की। जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज आया, एकदम फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई थी। फर्टिलाइजर की कॉस्ट एकदम बढ़ गई थी। अगर कोई दूसरी सरकार होती, और कई देशों में ऐसा हुआ है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट सीधा फार्मर्स पे पास ऑन हो जाती थी, किसानों के ऊपर बड़ा बोझ लग जाता था। मोदी जी ने वो सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया, प्रेशर को नीचे नहीं जाने दिया और किसानों के लिए सस्ती खाद अवेलेबल करवाते रहे। सारा का सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट का बोझा मोदी जी ने भारत सरकार के बजट में लिया। इस तरह से एक एक स्टेप, चाहे एमएसपी हो, चाहे पीएम किसान सम्मान हो, हर तरीके से देश में एक नई सोच लेके आए। सामाजिक न्याय की डेफिनेशन को चेंज किया। तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी 60 वर्षों तक, उसको बदल के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके ऊपर फोकस किया। चाहे आप इसके कई एग्जाम्पल्स आप लें, हायर एजुकेशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोटा लाना, अदर बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना, हर तरीके से जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस थे उनके लिए एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। साथियों, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूं। जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो काम पिछले 9 साल में हुआ है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर अगर आप देखोगे, ऐसा काम हुआ है जो कोई सोच नहीं सकता। आप मुझे बताओ, आप में से सब लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। कितने लोगों ने वंदे भारत के वीडियो देखे? कितने लोगों ने ट्रैवल किया है? देखे कितने लोगों ने ट्रैवल किया? कैसा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, आप माइक प्लीज। गुड, बैड, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, एक्सीलेंट, डबल थम्स अप। और किसी का एक्सपीरियंस? कैसा आपका एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट, इनका भी एक्सीलेंट। ऐसा एक्सपीरियंस, चलो इनके लिए जोर से ताली बजाओ यार। ऐसा एक्सपीरियंस क्या इस देश में इतने टैलेंटेड देश में 2014 से पहले एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं बनाई जा सकती थी? बड़े आराम से बनाई जा सकती थी ना? बनाई जा सकती थी कि नहीं? बनाई जा सकती थी कि नहीं? बनाई जा सकती थी, लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं था, माइंडसेट नहीं था। माइंड तो है इस देश में, माइंडसेट चेंज किया मोदी जी ने। हम भी बना सकते हैं एक से एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को स्वदेशी माध्यम से, अपने टैलेंट से, अपने इंजीनियर्स के ब्रेन से वी कैन डेवलप समथिंग विच इज वर्ल्ड क्लास। 2014 से पहले ये सोच नहीं थी। आज साथियों, वैसे इस स्लाइड में 20 लिखा हुआ है, कल गोवा के लिए 21st वंदे भारत भी निकल चुकी है, तो 21 वंदे भारत बन चुकी है। ऑलमोस्ट एवरी 8 डेज एक गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। एयरपोर्ट्स, 60 साल में जहां 74 एयरपोर्ट्स बने, 74, पिछले 9 साल में 74 एयरपोर्ट्स बने।
That's the level, that's the scale at which work is going on. Highways, we all know what के records बन रहे हैं highway construction में. 60 साल में 90,000 और पिछले 9 साल में 50,000. That's the change which is happening in the country. बहुत ही low cost से, बहुत ही less polluting way से transportation किया जा सकता है. 111 waterways बन चुके हैं देश में पिछले 9 साल में. जीरो था ये नंबर 2014 से पहले. कोई सोचता भी नहीं था कि ये भी तरीका हो सकता है. वो आके मोदी जी ने सोचा. मेट्रो मिडिल क्लासेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी. सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था, 15 शहरों में आज. और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन द एंटायर वर्ल्ड इज इन टुडे इन इंडिया. और रैपिडली ग्रोइंग. ये 15 का आंकड़ा आप अगले साल देखोगे 20 मिलेगा. चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दोनों में मैसिव चेंज. अटल जी 6 एम्स सेक्शन करके गए थे, उसके बाद में फिर शांति. कोई उसके बाद में एम्स नहीं है. फिर मोदी जी आए और मोदी जी ने 9 साल में 15 नए एम्स बनाए. मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा ना आपको कि जो 60 साल में काम नहीं हुआ वो पिछले 9 साल में हुआ है. 2014 तक मात्र 641 मेडिकल कॉलेज थे. 700 मेडिकल कॉलेजेस पिछले 9 साल में बने. मेडिकल सीट्स जितनी बनी आजादी के बाद में उससे ज्यादा, उसके बराबर तकरीबन बनी 9 साल में. दैट इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज, हर क्षेत्र में इनोवेशन, हर क्षेत्र में नई तरीके से काम करना, हर फील्ड में एक अलग पेस देना. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कोसी का रेल का ब्रिज हो, कोई उस एरिया से आता है मिथिलांचल से, कितना डिफिकल्ट होता था ट्रैवल करना नदी के आर पार, मत आके खत्म किया. चाहे बोगीबिल ब्रिज, आसाम से कोई आए यहाँ पे, आसाम से, कितना डिफिकल्ट, राइट, कितने वर्षों से पेंडिंग था, मोदी जी ने आके कंप्लीट किया. एक प्रोजेक्ट. हर महीने प्रगति की मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं. मिशंस, गरीबों की सवारी है रेलवे, मिडिल क्लासेस की सवारी है रेलवे. क्यों ना रेलवे में भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिले. एयरपोर्ट, बेसिक फैसिलिटीज जैसे रेलवे स्टेशंस बनाना. और ये सबसे ज्यादा मैटर ऑफ प्राइड है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल. अगर आप इसमें एफिल टावर को रखोगे, एफिल टावर मेरे ख्याल से इससे करीब 100 फुट नीचे है. एफिल टावर भी 100 फुट ऊंचा, मैसिव. और ये भी डिजाइन किसने किया? अपने ही इंजीनियर्स ने. ये होती है बात, ये काम करने का तरीका. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साथियों, ये केवल स्टैच्यू नहीं है. जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने, जिस महानुभाव ने देश को जोड़ा, उसको कांग्रेस ने अपने विचार में, अपने सोच में उसको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया और हर क्षेत्र से इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की. ऐसे सरदार पटेल की भव्य मूर्ति, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने. क्योंकि देश को जोड़ने की बात है जब, तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. जब देश को जोड़ने की राजनीति है तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. तब दुनिया में सबसे भव्य मूर्ति उस व्यक्ति की बननी चाहिए जिसने भारत को जोड़ा. ये साथियों विचार है, ये थॉट प्रोसेस है, उस पे आगे चले. आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो टनल बनी है वो भी मोदी जी ने बनाई. एक पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया. साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं? GIS समझते हो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट. अगर प्लानिंग करनी हो, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? मान लो जो प्लानर है, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं. प्लानिंग जब करनी है तो उसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? शुडंट देयर बी एन इंटीग्रेटेड प्लानिंग? इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या ऐसा होना चाहिए कि एक बार कुछ बना लिया, उसके बाद में कोई और आता है, उसको रोड को काटता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना. मोदी जी ने PM गति शक्ति का फ्रेमवर्क बनाया. अगर आप केवल रोड्स देखना चाहते हो, रोड का लेयर क्लिक कर दो, रोड दिखेगी आपको. रोड के साथ आप
रेलवे देखना चाहते हो, दोनों को कनेक्ट कर लो, दोनों आपको एक साथ दिखेंगे। उसमें फॉरेस्ट देखना चाहते हो, तीनों एक साथ दिखेंगे। 1600 लेयर्स एक साथ एक सिस्टम में आपके पास अवेलेबल है, और प्लानिंग उससे जिस तरह से हो रही है रेलवे के प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपके सामने पूरा का पूरा मैप दिख जाता है, पूरा डिटेलिंग आ जाती है, आप उसको डाइवर्ट करके लेके चले जाओ। That's the thought process, that's the change in mindset which Modi ji has brought in the 9 years. और सबसे ज्यादा जो एक फंडामेंटल चेंज आया है वो है डिजिटल क्रांति। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। टेक्नोलॉजी पहले कुछ अमीर लोगों के हाथ में होती थी, कुछ अपर मिडिल क्लास के हाथ में होती थी। आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि टेक्नोलॉजी गरीब से गरीब आदमी को एम्पावर कर रही है, उनकी लाइफ को बेटर कर रही है, उनको नई अपॉर्चुनिटीज दे रही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा पेमेंट सिस्टम का। दुनिया की रिचेस्ट ऑफ द रिच वर्ल्ड कंट्रीज आर टुडे अडॉप्टिंग द यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आपने हाल ही में सुना था, जापान ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया, अनाउंस किया कि दे विल बी इवैल्यूएटिंग द इंडियाज यूपीआई सिस्टम। और वो गरीब की जिंदगी में कैसा परिवर्तन आया। यहाँ पे राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में जब शादियां होती है तो दूल्हे दुल्हन के सिर पे ऐसे उवारते हैं पैसा, और उसके बाद में ढोल और उसमें देते हैं, राइट, ढोल नगाड़े को देते हैं। आज आप जाओ कई जगह आपको दिखेगा मोबाइल फोन निकालते हैं, मोबाइल फोन को ऐसे ऐसे उवारते हैं और उसके बाद में नगाड़े के ऊपर जो स्कैन किया होता है उसमें स्कैन करके देते हैं। ये चेंज है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जो कि ग्रास रूट्स तक चेंज आया। ऐसा चेंज कभी कोई सोचता नहीं था। साथियों, मैं इकोनॉमी पे आप देखो 2004 में हिंदुस्तान का दुनिया की इकोनॉमिक लीग में नंबर जब देखते थे 11th 10th इस तरह का नंबर आता था। श्रद्धेय अटल जी वहां पे छोड़ के गए थे 2004 में। 10 साल, कई बार लोग बोलते हैं पीएचडी, लेकिन 10 साल के बाद में 2014 तक वही 10वीं रैंक पे पड़े रहे। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कन्वर्ट हुई फ्रेजाइल 5 में। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी संभाली और जिस माइन्यूटली, जिस प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इकोनॉमी को मैनेज किया, आज जो हमारे ऊपर राज करते थे उनसे आगे निकल के हिंदुस्तान 10वें से 5वें स्थान पे पहुंचा है। और 2 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 6 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये पेस, ये प्रोग्रेस, ये ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब नीयत अच्छी हो, नीति अच्छी हो, काम करने का जज्बा हो, कॉन्फिडेंस हो। अभी हाल ही में टिम कुक इंडिया आए थे, मैंने उन्हें पूछा कि आपने क्या चेंज देखा इंडिया में। उन्होंने कहा जो कॉन्फिडेंस है आज इंडिया में, जो कैन डू एटीट्यूड है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंज को हम ले सकते हैं और कर सकते हैं। ये नौजवान साथी बैठे हैं सब, आपका फ्यूचर बन रहा है आज के हिंदुस्तान में। आपके लिए भविष्य ऐसा निर्माण हो रहा है कि आप 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री में रहोगे। जब आप डिसीजंस लोगे तब हिंदुस्तान वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में से एक होगा। सबकी लाइफ में चेंज आ चुका होगा, आपकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका होगा जो कि फंडामेंटल चेंज है। साथियों, लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना है, हमें अपने कल्चर और अपनी विरासत को भी नहीं भूलना है। मोदी जी ने हमेशा ये कहा, विरासत भी विकास भी। हमारे कल्चर के जितने सिंबल्स हैं, हमारे कल्चर के जितने बड़े सेंटर्स हैं, उन सबको रेनोवेट किया, रिजुविनेट किया, रीबिल्ड किया। साथ ही साथ जो हमारी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में पूरे दुनिया को एक परिवार माना गया है। साथियों, G20 में जब मोदी जी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का लोगो दिया,
सारी दुनिया हिंदुस्तान की संस्कृति को एक नई नजर से देखने लगी। ये सोच होती है जिसमें हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज, हमारी थॉट प्रोसेस को दुनिया के सामने एक अलग तरीके से रखा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट से कितने साथी आए? नॉर्थ ईस्ट से आए? आप मुझे बताओ 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना कितना मुश्किल होता था, अब कितना डिफिकल्ट होता था, राइट? अब ऐसी परिस्थितियां हैं, पिछले 9 साल में अकेले रेलवे का 1618 किलोमीटर्स का नेटवर्क बना है और उसमें से 122 किलोमीटर की टनल्स है। इतनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, उसमें भी इतना मैसिव वर्क। करीब करीब हर कैपिटल में एयरपोर्ट्स बन चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के। साथियों, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी फोकस, सारी दुनिया को चिंता होती थी, लेकिन मैं चलो आपके सामने एक क्विज रखता हूं। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है? अंदाज लगाए देखें। अब ये भी जीएस का एग्जाम दे के आए हो, गेस करो। एज परसेंटेज 30, 35, 33, कोई गूगल कर रहा है सब 45 या चैट जीपीटी 42%। 42%। बहुत सारी रिच कंट्रीज भी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी 25% से ज्यादा नहीं सोच पाती है। ऐसा थॉट प्रोसेस मोदी जी ने चेंज किया जिसमें सोलर पावर, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सोलर पावर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन से लेके स्मार्ट ग्रिड तक का और लाइफस्टाइल में चेंज का पूरी फिलॉसफी चेंज की। साथियों, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है। किसी भी दुश्मन की आंखें हिंदुस्तान पे बुरी नजर से देख ना पाए। आप याद करो 10 साल पहले, 15 साल पहले ये सिचुएशन होती थी, कोई आके मुंबई में आके ऐसे अटैक कर जाए, दिल्ली के किसी भी कोने में बॉम्ब रख के चला जाए, कश्मीर में लाखों लाखों हत्याएं करते जाए। सारा चेंज हुआ। अगर कोई आंख उठा जवाब दिया जाता है, हिम्मत करके कोई दिखा दे, सीमा पार से आए, कोई बात नहीं, हम जाके सीमा में जाके वापस ठोक के आएंगे। ये सोच है, ये एक नई सोच है और ये जज्बा है और वो ताकत है और वो हिम्मत है उस तरह की डिसाइसिव लीडरशिप की। वो डिसाइसिव लीडरशिप आज देश में है। कभी सोचते नहीं थे कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिफेंस प्रोडक्शन। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सोचो, धारा 370 के बारे में भाई अनुराग जी भी बता रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि इसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मन में जब दृढ़ विश्वास हो, बड़े से बड़ी चीज की जा सकती। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले मैं शेखुपुरा गया था, बारामूला गया था। शेखुपुरा में गांव के लोग बता रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि केंद्र सरकार से इतनी सारी चीजें आती है। सब कहीं ना कहीं बीच में कोई 2-3 परिवार, 4 परिवार ले जाते थे। आज गांव तक चीजें पहुंच रही है। और जब छोटे बच्चों को सामने मंच पे लाके मैंने गांव के लोगों को पूछा शेखुपुरा में कि क्या जो आपकी लाइफ थी वही इन बच्चों का भविष्य होना चाहिए था? नहीं, एकदम स्पष्ट सबने बोला इनका भविष्य हमारी जिंदगी से बेटर होना चाहिए। और वो चेंज मोदी जी लेके आए। धारा 370 उठा के, धारा 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से उखाड़ फेंक के एक ऐसा फंडामेंटल चेंज लेके आए जो कि देश की इंटीग्रिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम उन्होंने उठाया। साथियों, देश का दुनिया भर में जो नाम हुआ उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर चल रहा है, दोनों तरफ से तोपें चल रही है, बॉम्बिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। हमारे भारत के विद्यार्थी वहां पे बैठे हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पे हैं, उनको निकालना है। दुनिया में कैसे एक नेता की मॉरल अथॉरिटी बनती है। मोदी जी फोन करते हैं पुतिन साहब को,
मोदी जी फोन करते हैं ज़ेलेंस्की साहब को, कुछ समय के लिए पूरा का पूरा युद्ध रोक लिया जाता है कि वहां से हिंदुस्तान के बच्चों को उठा के लेके आए। कभी किसी ने सोचा था ऐसा? कोई किसी देश का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह देता था। अब किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी। अब हिंदुस्तान को दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है, दुनिया की लीडरशिप में समकक्ष लिया जा रहा है और दुनिया को हिंदुस्तान पे विश्वास है, हिंदुस्तान को विश्वास है मोदी जी पे। ये विश्वास साथियों, ये विश्वास आपके कारण है, ये विश्वास 130 करोड़ देशवासियों के कारण है। जो स्टेबिलिटी आपने दी, एक आपके एक वोट ने दी, जिस स्टेबिलिटी से आपने एक मजबूत सरकार बनाई, जिस थॉट प्रोसेस के साथ आपने एक डिसाइसिव लीडरशिप को चुना, ये सारा का सारा मैं मोदी जी की सरकार के बिहाफ पे आप सबको 130 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों को आभार प्रकट करता हूं और इसी तरह की डिसाइसिव लीडरशिप चुने जिससे कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरह उभर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।